इतना इतना ही खूबसूरत है हमारा ये चैप्टर जितनी खूबसूरत हमारी ये दुनिया है। हे स्मार्ट पीपल, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ के अंदर जिसका नाम है नीट ड्राइव 1.0। इस सीरीज़ के अंदर आपको क्लास 11th के लिए वो सब कुछ मिल रहा होगा जो भी आपको आपकी एग्जामिनेशन, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या फिर नीट का एग्जामिनेशन, उसके लिए रिक्वायर्ड है। आप चाहे बात करो NCERT सॉल्यूशन के बारे में, NCERT रीडिंग के बारे में, या फिर प्रैक्टिस शीट, DPP, नोट्स, ये सब आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून विद अस। और ये कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। So we are studying a new chapter that's a living world here. Well, आपको क्या लगता है किसी भी चैप्टर को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? तो मैं आपको बताता हूँ। एक चैप्टर को पढ़ने का बेस्ट तरीका ये है कि यार आप उस चैप्टर का पहले मतलब समझ लें कि उस चैप्टर का मतलब क्या होता है। तो वही हम करेंगे। हम एक काम करते हैं, पहले हमारे जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, हम पहले इसका मतलब जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, फिर हम बाकी चर्चा तो सेशन के दौरान करते ही रहेंगे। ठीक है। नाउ क्या मतलब होता है इसका? तो लिविंग है ना, कोई चीज़ लिविंग है, इस वर्ड को हम जनरली बायो में इस्तेमाल करते हैं। बायो मीन्स समथिंग विच इज़ लिविंग, जो जिंदा होता है, राइट। वहीं दूसरी ओर क्या है हमारा वर्ल्ड। वर्ल्ड क्या होता है आपको पता है, यह हमारी शानदार सी है ना, बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया। तो हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि यार हमारी इस दुनिया में, आई रिपीट, हमारी इस दुनिया में कितनी अलग अलग तरह की, कितनी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो हमारी इस दुनिया में कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, हमें उस बारे में जानना है हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो आई होप आप रेडी होंगे। और अगर मैं आपको करंट डेटा के हिसाब से बताऊं तो यार हमारे आज के टाइम पे 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो है वो प्रेजेंट है हमारे आज के टाइम पे। अब इतनी सारी स्पीशीज़ अगर अवेलेबल हैं और उन सबको हमें पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे? दैट्स अ क्वेश्चन, राइट। तो कैसे पढ़ सकते हैं उसको हम? तो उसके लिए भी कुछ तरीके, कुछ जुगाड़ हम लगाने वाले हैं इस चैप्टर में। हम क्लासिफिकेशन को जानेंगे, हम टेक्सोनॉमी को जानेंगे। तो इन सब की मदद से हम अल्टीमेटली हम हम इन सब स्पीशीज़ को पढ़ सकते हैं। ओके। नाउ इस चैप्टर के अंदर द चैप्टर इज़ बेसिकली अबाउट डाइवर्सिटी, है ना। कितने सारे ऑर्गेनिजम्स आपके आसपास रहते हैं या देखने को मिलते हैं। तो उसका एक छोटा सा आइडिया मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, है ना। इस इमेज में आप, इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ आपको दिख रहे हैं, है ना। फिर चाहे हम बात करें आपके ये फ्लेमिंगो के बारे में, क्रोकोडाइल हो गया, है ना। वी हैव द पेंगुइन्स हियर, देन ज़ीब्रा हो गया, राइट। हिप्पोपोटेमस, वुल्चर्स यहाँ पे आपके पास हैं जो कि स्कैवेंजर्स होते हैं, राइट। जिराफ, सील, ये सब कुछ हो गए। इसके अलावा पांडा, है ना, क्यूट क्यूट पांडा, राइट। इसके अलावा यू कैन सी कमेलियन हो गया, है ना। तो वी हैव दिस डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ चिंपैंजीज, गोरिल्ला वी आर हैविंग हियर, ठीक है। इसके अलावा वेल और ये स्पाइनी एंटीटर हो गया, है ना, कोला हो गया। तो दीज आर द डिफरेंट वैराइटीज़। इनमें से हो सकता है कुछ वैराइटीज़ आप जानते भी ना हो, कुछ ऐसी हैं जो आपने कभी देखी भी ना हो, या कुछ को आप जानते होंगे ऑब्वियसली। अच्छा, वायरसेस भी यहाँ पे हैं। वायरस आप जानते हैं जो कि बिल्कुल ही माइन्यूट से, पिद्दू से, ठीक है। बैक्टीरिया हो गए, तो ये भी तो लिविंग का ही पार्ट है ना। तो ये भी हमारी दुनिया में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा ज़ीब्रा हो गया आपके पास, है ना। वी हैव सम अदर ऑर्गेनिजम्स लाइन से जो आप देख पा रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देयर आर फ्यू ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे डोडो हो गया, ठीक है। टेस्मेनियन वॉल्फ हो गई है आपकी, ठीक है। तो ऐसी कुछ स्पीशीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। देन वी हैव जैगुआर, या जैगुआर हो गया, दिस इज़ लेपर्ड हो गया, फंगस भी हैं, देखो प्लांट भी हैं। तो ये सब भी क्या है, हमारे इस लिविंग वर्ल्ड का ही पार्ट है। आज के टाइम पे हम सोचते हैं कि यार वी ह्यूमंस आर द सुपीरियर वन, मगर ऐसा नहीं है ना। ये दुनिया इन सब का भी घर है, सिर्फ हमारा ही घर नहीं है। तो ऐसी कुछ बातें हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यार इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, व्हाट टू स्टडी।
तो मैं आपको बता दूं कि यार हमारे इस चैप्टर में हमें बात करनी है 4 टॉपिक्स के बारे में, 4 सेशन होंगे इस चैप्टर के। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज जो कि है लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग के हम बारे में आज जानेंगे कि यार लाइक इफ दिस इज़ अ चेयर एंड हियर आई एम, तो व्हाट मेक्स यू टू से दैट दिस चेयर इज़ नॉन लिविंग बट आई एम लिविंग। हाँ, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये नॉन लिविंग है और मैं लिविंग हूँ। तो लिविंग नॉन लिविंग में हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, राइट। दूसरा सेकंड पार्ट जो होगा हमारे इस चैप्टर का वो होगा आपके टैक्सोनॉमी एंड नॉमेनक्लेचर के बारे में, जहां हम जानेंगे कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम कैसे दे सकते हैं। तीसरा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो होगा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में, जहां पे हम पढ़ेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये कैसे हम हायरार्की फॉर्म करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, जो हमारी मदद करेंगे इन सभी ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व या फिर स्टोर करके रखने में। ओके, तो दिस इज़ द चार्ट है ना जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे इस सेशन को, और मैं आपको बता दूं कि यार इस चैप्टर में ना ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना पता हो। इट्स वेरी कॉमन चैप्टर, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक काम करो, तुम बताओ कि कोई चीज़ लिविंग है, तो कोई एक ऐसा फीचर बताओ जो लिविंग का होता है, तो बहुत ईजी है, सांस लेना या फिर मूव कर पाना, ठीक है। ये बहुत कॉमन से फैक्टर्स हैं। मगर हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएंगे उस बारे में, इन सब बातों को थोड़ा डिटेल में जानेंगे हम, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। और सबसे पहले लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, तो हम देखते हैं यार क्या लिविंग चीज़ क्या होती है। तो आप डिफाइन करोगे लिविंग को किस तरीके से, यू विल से लिविंग क्या होती है, लिविंग थिंग टेक बर्थ। जो लिविंग चीज़ होती है वो पहले जन्म लेगी, जन्म के बाद वो ग्रो करेगी, इट विल ग्रो, देन डेवलप, एंड आफ्टर डेवलपमेंट वो मैच्योर हो जाएगी। हमारे साथ भी यही होता है, राइट। मैच्योरेशन के बाद देन यू कैन से इट विल स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग या अंडरगो, या वी कैन से स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, and finally it will undergo senescence. It will undergo senescence, right? And finally die. So sad. Chacha, rest in peace. ठीक है, फाइनली इट विल डाई। ओके, तो एक लिविंग चीज़ क्या है जो पहले जन्म लेती है, वो इसकी लाइफ में अलग अलग फेजेस आते हैं, जैसे कि वो ग्रो करेगी, इट विल स्टार्ट डेवलपिंग, डेवलपमेंट फेज आएगा उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वो मैच्योर होगी, देन इट विल स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, और फाइनली बुढ़ापा आके, बुढ़ापे के बाद चच्चा, रेस्ट इन पीस। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें आप कहते हो क्या, दैट समथिंग इज़ लिविंग। तो वो ऐसे ऐसे फेजेस अपनी लाइफ में शो करता है। जैसे मैं आपको और अगर बेहतर समझाऊँ तो हम कह सकते हैं कि हर किसी का ना एक लाइफ टाइम होता है, एक लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन क्या होता है, इट इज़ द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। ठीक है, इट इज़ द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। ठीक है, नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल डेथ। तो ऐसा नहीं है कि यार किसी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई तो बर्थ से लेके उस एक्सीडेंट वाली डेथ तक हम काउंट करेंगे, नहीं। नेचुरली डेथ जब होगी, इंसान कोई बूढ़ा होकर तब मरेगा ना, वो वाली डेथ की बात कर रहे हैं। तो इसके बीच का जो अंतराल है, जो समय है ना, उसे आप कहते हो क्या, लाइफ स्पैन। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो स्टार्टिंग में हमारा जीवन स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो आप जानते हैं कि यार हमारा जीवन जो है वो स्टार्ट हुआ है एक सिंगल सेल के साथ, राइट। हमारा जो जीवन है वो स्टार्ट हुआ है एक सिंगल सेल के साथ। तो स्टार्टिंग में हम एक जाइगोट नाम की एक सिंगल सेल थे, फिर उस जाइगोट से हम क्या बने, उस जाइगोट से हम बने 2 सेल स्ट्रक्चर, दैट इज़ वी आर हैविंग 2 सेल, 3 4 सेल एंड देन 8 सेल, देन वी हैव मॉडुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग सेल्स डिवाइड होती गई। इसके बाद हम क्या बने, इसके बाद हम बन गए आपका चाइल्ड, एक नया फेज़ आया। चाइल्ड के बाद फिर हम क्या बने, आपको पता है कि हम कन्वर्ट हो गए टीनेजर्स में, है ना। सो कॉल्ड टीनेजर्स, कूल, कि हम बाइक पे जाएंगे, हम सेल्फी लेंगे, हम कॉलेज में जाएंगे, राइट। तो दीज आर द टीनेजर्स फेज।
इसके बाद फिर आपका फेज आता है दैट इज़ एडल्ट। एडल्ट के बाद फिर आता है सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है, तो साइंस में आप इसे सेनेसेंस कहते हो, ठीक है। देन फाइनली डाई। अच्छा, रेस्ट इन पीस, RIP, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हमारी लाइफ के अंदर भी क्या है, अलग अलग फेजेस आ रहे हैं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, डेथ तक, नेचुरल डेथ तक। ये जो समय है इसे आप कहते हो क्या, लाइफ स्पैन, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग फेजेस जो है हमारी लाइफ में होते हैं और उसी को आप लिविंग के तौर पे डिफाइन भी करते हो क्या, जो जो इन फेजेस से गुजरेगा वो लिविंग है, ठीक है। अच्छा, एक बात और जो आपको नोट करनी चाहिए दैट इज़ कि यार जो लिविंग थिंग होती है वो पहली बात तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, ठीक है। दूसरी बात, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेल्फ रिस्पॉन्सिव भी होती हैं, और तीसरा वो सेल्फ इंटरेक्टिव भी होती हैं, राइट। पहली चीज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकती है। दूसरा सेल्फ रिस्पॉन्सिव, मतलब कि अगर कुछ हुआ है तो उस पर रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। जैसे किसी ने आपको गाली दी थी तो गुस्सा आता है तो आप रिस्पॉन्ड करते हो, है ना। किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो आप रिस्पॉन्ड करते हो, है ना, हैप्पी वाला रिस्पॉन्ड करते हो। तो इट्स लाइक रिस्पॉन्सिव है हम, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इंटरेक्टिव है, हम चीज़ों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये तीन बातें तो होनी ही चाहिए, जो कि एक फंडामेंटल थिंग है किसके लिए, एक लिविंग चीज़ के लिए, ठीक है। अब नाउ हमें क्या पढ़ना है, वी आर इंटरेस्टेड टू नो कि यार जो लिविंग थिंग हमारे पास है व्हाट मेक्स लाइक ऐसी क्या क्या बातें हैं जो लिविंग के पास होती हैं वो हमें जानना है। तो दो नए शब्द जो है वो मैं आपसे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। पहला है कैरेक्टरिस्टिक फीचर और दूसरा है डिफाइनिंग फीचर। दोनों ही फीचर को ध्यान से समझना है बिकॉज यही वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और दूसरा हम पढ़ेंगे डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो लिविंग के पास होती हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आएंगी, आइए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखो, पहले जानो कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर होता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो फीचर्स होंगे जो कि जनरली लिविंग के पास होते हैं। आई रिपीट, जनरली लिविंग के पास होंगे, कुछ नॉन लिविंग्स भी शो कर सकती है। जैसे ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ आपको पता है कि यार लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रोथ शो करते हैं, राइट। लेकिन माउंटेन्स भी ग्रोथ शो करते हैं। आपको पता है माउंटेन अगर इतना बड़ा है ना, तो उस पर अगर और स्नो जमा हो जाए तो वो और बड़ा हो जाएगा, राइट। तो आप कह सकते हो कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो लिविंग तो शो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ और एक्सेप्शंस भी बन जाते हैं। लेकिन डिफाइनिंग फीचर सिर्फ वो वाला फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग शो करेगा, ठीक है। आई रिपीट, डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, जो लिविंग शो करता है और सिर्फ लिविंग शो करता है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, कोई भी नॉन लिविंग थिंग इसको शो नहीं करने वाले, वो होता है डिफाइनिंग फीचर्स। मिसाल के तौर पे पहला हम लिखते हैं यहाँ पे, इसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं, दैट इज़ ग्रैंड मदर को कार चाहिए, ठीक है। मान लो कि जो ग्रैनी है, दादी माँ है, वो जैगुआर चलाएंगी अब, ठीक है, मस्त। तो ग्रैंड मदर, जी से ग्रोथ, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा आर फॉर वी कैन से, सॉरी ग्रैंड मदर है ना, तो एम से मेटाबॉलिज्म, राइट। तीसरा होगा दैट इज कार, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्शियसनेस, चौथा जो आएगा वो होगा ए मतलब एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, स्टिमुलस या स्टिमुलाई, ठीक है। और पांचवा लास्ट जो होगा वो होगा आर स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्शन। हालांकि एनसीईआरटी में आप एक जगह पे पढ़ोगे जहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है कि यार यूनिक फीचर्स जो हैं लिविंग चीज़ के वो कौन कौन से हैं, वो है ग्रोथ, वो है मेटाबॉलिज्म और वो है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो ये तीन एनसीईआरटी यूनिक फीचर्स मानती है, बाकी अलावा कुछ फीचर्स को भी आप ऐड कर सकते हो। तो टोटल मिला के आपके पास 5 फीचर्स हो जाएंगे। एक और होता है एमरजेंस, जो एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है तो मैं नाम लिख दे रहा हूँ, मगर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है, एमरजेंस।
अब देखो ये आपके पास क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास आता है डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं, तो यू विल सी कि दीज आर द फीचर्स विच इज ओनली शोन बाय या वी कैन से ओनली लिविंग थिंग्स शो दीज फीचर्स, ओनली लिविंग थिंग्स शो दीज फीचर्स। सिर्फ लिविंग ही हैं जो इस फीचर्स को दिखाएंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन, विद नो एक्सेप्शन ऑफ नॉन लिविंग। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ कैसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। फिर हम आएंगे मेटाबॉलिज्म पे, कॉन्शियसनेस पे, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड और रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, नाउ ग्रोथ होती क्या है पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। ग्रोथ जो है आपकी बेसिकली ये एक फंडामेंटल फीचर है, क्योंकि आप जानते हैं यार हर कोई जो है वो ग्रोथ शो करता है। बचपन में हम छोटे से थे, फिर हम और बड़े हुए और बड़े हुए, और अब हम देखो कितने बड़े हो गए हैं, राइट। तो दिस इज़ व्हाट सिंपली अ ग्रोथ। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम कहेंगे कि इट इज़ द फंडामेंटल फीचर, इट इज़ द फंडामेंटल फीचर, राइट। पहली बात। दूसरी बात आप यहाँ पे कहोगे कि देखो ये जो ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये ग्रोथ है कैसी, राइट। तो अच्छा, ग्रोथ आप कब कहोगे कि यार ग्रोथ हो रही है या ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमारे पास दो ट्विन्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। वो दो ट्विन्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन से हैं वो देख लो। इसमें ये एनसीईआरटी में मेंशन है और ये नीट में सवाल भी आया था कि व्हाट आर द ट्विन्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ग्रोथ। तो वो कौन कौन से, तो आप कहोगे सबसे पहला वाला जो है दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स का नंबर इंक्रीज होना, तो आप कहोगे यार ग्रोथ हो रही है। या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि अगर को मान लो जो सेल है उसका साइज इंक्रीज हो, इंक्रीज इन मास, या फिर आप कह सकते हो कि जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाए, साइज ऑफ सेल। तो ये दोनों ही क्या है, दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसके, ट्विन्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रोथ, कि अगर ये दो चीज़ें हो रही है इसका मतलब ग्रोथ भी हो रही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफाइन करेंगे ग्रोथ किस किस तरह की हो सकती है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि यार मुझे ये बताओ कि लिविंग के अंदर और नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ का मतलब क्या है, प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनमें ग्रोथ कैसी कैसी होती है, या फिर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ किस किस प्रकार की होती है उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करें, पहले काम करते हैं प्लांट्स के बारे में जान लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल। तो पहला जो एस्पेक्ट है ग्रोथ का वो क्या है, पहले हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की किस के बारे में, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। तो यहाँ बात करते हैं प्लांट्स की, यहाँ बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। तो देखो प्लांट्स में जो ग्रोथ है ना उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज इनडेटरमिनेट ग्रोथ। प्लांट्स की ग्रोथ कैसी होती है, इनडेटरमिनेट, मतलब कि आप उसे डिफाइन नहीं कर पाओगे, है ना, या फिर इनडेफिनाइट, इनडेटरमिनेंट जिसे आप पहचान ना पाओ, या फिर इनडेफिनेट ग्रोथ। ये जो ग्रोथ है किसमें, प्लांट्स में होती है। बिकॉज देखो अगर आप एक प्लांट को सदाबहार मतलब हमेशा के लिए अगर उसे आप ग्रो करने दो, मतलब ये बात हटा दो कि वो मरेगा नहीं, अगर कोई एक प्लांट ना मरे ना तो अगर वो ग्रो करता जाएगा तो ग्रो करते 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 वो अंतरिक्ष तक भी पहुंच सकता है ना। तो मतलब एक जो प्लांट है, एक एनिमल जो होती है, एक प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो कभी रुकती नहीं है, वो चलती जाती है आगे। तो इट इज़ अ इनडेटरमिनेंट ग्रोथ। वहीं एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो अप टू अ सर्टेन पीरियड, एक समय अंतराल तक की ग्रोथ शो करता है और फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। ग्रोथ मतलब आपको पता है ना कि जैसे हम बचपन में छोटे से हैं, फिर और बड़े हुए और बड़े, अभी और बड़े हो गए हैं, अब हम एडल्ट बन जाएंगे, एडल्ट के बाद फिर ग्रोथ नहीं होगी, फिर एल्डर में हम वापस छोटे होते जाएंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपन्स। तो हम यहाँ कहेंगे कि एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो कैसे है, डेफिनेट ग्रोथ है, डेफिनेट
ग्रोथ होती है इसमें, तो एक समय तक ही ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। तो ये पहले तरीके से हमने ग्रोथ को यहाँ पे डिफाइन किया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, अब हम एक और तरीके से ग्रोथ को डिफाइन करते हैं, दैट इज़ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो सेकेंड तरीका जो हम यहाँ निकालेंगे डिफाइन करने का, दैट इज यूनिसेलुलर में ग्रोथ कैसी होगी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ है वो कैसी होने वाली है, और दूसरा हम देखेंगे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें ग्रोथ का मतलब और रिप्रोडक्शन का मतलब दोनों का ही मतलब सेम होता है, कोई डिफरेंस ही नहीं है उसमें। आप एक बात बताओ, जनरली आपके पास मान लो ये कोई एक लिविंग एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर वो 1 से 2 बन रहा है, मान लो इसने अपना साइज़ इंक्रीज़ किया और साइज़ इंक्रीज़ करके ये 1 से 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, तो आपको पता है कि यार यहाँ पे 1 सेल से 2 सेल का बनना, नंबर इंक्रीज़ होना, वो भी ग्रोथ है, और 1 सेल 2 सेल में डिवाइड हो रही है, तो वो रिप्रोडक्शन हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि यार जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस आर म्यूचुअली इंक्लूसिव या फिर सिनोनियम। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ का मतलब है और जो रिप्रोडक्शन का मतलब है वो सेम ही होता है, कोई खास डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें किसके बारे में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में ना, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ का मतलब होता है ना, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों का ही मतलब डिफरेंट होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेल है, एक जाइगोट सेल, ये क्या बनेगी, 1 सेल से 2 सेल बनेगी, 2 सेल से बनेगी आगे 4 सेल। तो अभी देखो सेल का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या है, ये इसकी ग्रोथ वाला फेज़ है। लेकिन जब इसके बाद ये एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और उस ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होगा, तो रिप्रोडक्शन में आपको अलग से एक इवेंट मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, और फिर वो वहाँ से उसकी नई ऑफस्प्रिंग्स बना देगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फेज़ है, ये वाला फेज़ तो ग्रोथ का फेज़ है, लेकिन इसके आगे वाला जो फेज़ है वो रिप्रोडक्शन का फेज़ है। दोनों ही अलग है। सेल का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन एक ऑफस्प्रिंग से दूसरे ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, तो दैट मीन्स इट्स अ रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये डिफरेंस होता है यूनिसेलुलर के अंदर ग्रोथ में और मल्टीसेलुलर की ग्रोथ में। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर को ग्रोथ कर रहा है, फिर चाहे वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, लेकिन मल्टीसेलुलर में ऐसा नहीं होता, ओके। सो वी आर डन विद दिस पार्ट ऑल्सो। आते हैं लास्ट तरीका जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं ग्रोथ को, वो है कि ग्रोथ जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे होती है, उसकी बात करते हैं। तो मैं उसको आपको नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ। ठीक है, लेट अस डिस्क्राइब इट ऑन नेक्स्ट पेज। क्या हमारे पास कोई खाली पेज है? नहीं है, यहीं लिख लें, चलो यहीं लिख लेते हैं। तो लास्ट जो आपके पास आएगा, तीसरा पैमाना ग्रोथ को डिफाइन करने का, वो है लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। तो ध्यान रखना कि जो लिविंग्स होते हैं उनमें ग्रोथ कैसी होती है, लिविंग चीज़ें जो होती है उसके अंदर ग्रोथ जो होती है ना, वो यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होती है। इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ मतलब कि एक ही दिशा में ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं है कि यार एक चाइल्ड, फिर वो एडल्ट बना, फिर वो एल्डर हुआ और एल्डर से वापस चाइल्ड वाले फेज़ में जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे और एक ही दिशा में ग्रोथ शो करने वाले हैं। लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें ग्रोथ ना बाई डायरेक्शनल भी हो सकती है। तो इनकी जो ग्रोथ होगी वो बाई डायरेक्शनल हो सकती है। बाई डायरेक्शन का मतलब क्या, मान लो एक माउंटेन है, इस माउंटेन पे स्नो जो है वो जमा हुई, तो पहले इसकी ग्रोथ हो गई, मतलब ये और बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसकी ग्रोथ हो गई, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, मान लो इस माउंटेन की प्लेट्स हिली या अर्थक्वेक आया, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो स्नो है वो वापस गिर जाएगी, तो वापस ये पतला हो जाएगा। तो दोनों दिशा में ग्रोथ हो रही है, कम भी और ज़्यादा भी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता।
पहली बात। दूसरी बात की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दूसरी बात की क्या बात होगी? दूसरी बात की ये बात होगी कि जो इनमें ग्रोथ होती है ना लिविंग थिंग्स के अंदर, वो हमेशा इंट्रिंसिक या इंटरनल ग्रोथ होती है। तो दे शो विच काइंड ऑफ ग्रोथ? इंटरनल ग्रोथ या फिर इंट्रिंसिक ग्रोथ। मतलब इनके अंदर जो ग्रोथ होगी वो बॉडी के अंदर से होने वाली है, कि अंदर की सेल्स ग्रो कर रही हैं या अंदर के ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं या फिर अंदर में सेल का एक्यूमुलेशन या जो भी ग्रोथ है वो बॉडी के अंदर से हो रही है इनके, ठीक है। लेकिन वहीं लिविंग्स में कहाँ से ग्रोथ है? बाहर से कुछ आके लग जा रहा है। हमारे में ऐसा होता है कभी कि मान लो पानी है ना, बारिश आई तो बारिश में क्या हुआ कि पानी की बूंदें हमारे ऊपर जमा हो गई और हमारी ग्रोथ हो गई? नहीं, हमारे में चीज़ें सरफेस के ऊपर जमा नहीं हो रही, अंदर से हो रही है। लेकिन नॉन लिविंग्स में जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है? इनके अंदर जो ग्रोथ है वो आप कह सकते हो बाहर से कुछ आके चिपक रहा है। जैसे माउंटेन के ऊपर स्नो चिपक रही थी, है ना, कोई मान लो अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है उस पर बहुत सारी धूल जम जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कहोगे कि इनमें जो है ग्रोथ कैसी है? एक्सटर्नल या फिर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ये दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, किसके बारे में? लिविंग और नॉन लिविंग की ग्रोथ को लेके, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। एंड वी आर डन विद दीज 3 पैमाने ऑफ ग्रोथ, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा इंग्लिश, ओके। चलिए, तो वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट जहाँ पे हमने देखा कि यार ग्रोथ एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक भी हो सकती है, या फिर ग्रोथ इंडेफिनाइट और इंडेफिनिट भी हो सकती है, या फिर ग्रोथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कैसे होगी वो भी हमने जान लिया है। आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। जो सेकंड पार्ट हमारे पास आता है ग्रोथ के अलावा वो है मेटाबॉलिज्म। अब नाउ यू मस्ट बी लाइक सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो देखो, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है ना, आई रिपीट, बॉडी में जो भी रिएक्शन चल रही है, चाहे वो पेट में गुड़गुड़ हो रही हो या आपने जो खाना खाया है उसके प्रोटीन्स का टूटना हो गया या प्रोटीन्स का बनना हो गया, ये सब कुछ जो है ये सब बॉडी के अंदर रिएक्शन चल रही है। इसके लिए अलग पूरा मैकेनिज्म, अलग बंदे काम कर रहे हैं, अलग एंजाइम्स काम कर रहे हैं, सब अलग चल रहा है, ठीक है। तो वो सारी रिएक्शंस को मिला के आप कहते हो मेटाबॉलिज्म। तो क्या होता है मेटाबॉलिज्म? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, वापस पीछे आओ और मुझे ये बताओ, क्या ये एक डिफाइनिंग फीचर है? क्या सिर्फ लिविंग थिंग्स हैं जो ग्रोथ शो कर रहे हैं या फिर कोई नॉन लिविंग भी है जो ग्रोथ शो कर रही है? माउंटेन्स, भाई ग्रोथ तो माउंटेन्स में भी हो रही है, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस, ठीक है। तो ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो रही है और लिविंग में तो होती ही होती है, ठीक है। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। तो जो यहाँ पे ग्रोथ है, माउंटेन्स में ग्रोथ पूछे तो कैसी है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। लेकिन क्या माउंटेन्स में ग्रोथ हो रही है? हाँ, हो रही है, ठीक है। इसलिए क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर हो गया। आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में भी हम लास्ट में सीखेंगे कि भाई ये डिफाइनिंग है या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मगर उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो आप कहोगे इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस that occur inside the body of living organism. ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस बॉडी के अंदर चल रही हैं वो सब क्या है? आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। 2 तरह की होती हैं ये, कौन कौन सी? तो इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो एक होती है आपके पास एनाबॉलिक। एक काम करते हैं, अरे आ जाओ, यहाँ देखो, इसको हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक होती है आपकी एनाबॉलिक और एक होती है कैटाबॉलिक। अगर कोई दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है तो उसे आप कहोगे एम्फीबॉलिक, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि एनाबॉलिक क्या है और कैटाबॉलिक क्या है। तो उसके लिए आई एम जस्ट मेकिंग अ चार्ट हियर, और उस चार्ट के थ्रू हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर। यहाँ लिखते हैं एनाबॉलिज्म के बारे में और यहाँ लिखते हैं कैटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है। देखो,
स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज एनाबॉलिज्म। क्या होता है? तो एनाबॉलिज्म एक ऐसी रिएक्शन है, देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जुड़ना। तो इस रिएक्शन में दो चीज़ें आके जुड़ने वाली हैं, ठीक है। तो वी कैन से यहाँ पे क्या होगा, कोई सिंपल सब्सटेंस है, ठीक है, वो सिंपल सब्सटेंस जो है वो एक्यूमुलेट होके उसमें कुछ चीज़ें बिल्ड होंगी, चीज़ों का बिल्डअप होगा, ठीक है, बिल्डअप, और कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनने वाला है, कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप कहोगे इसमें कौन सी किस टाइप का रिएक्शन होने वाली है, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा या फिर ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। तीसरा लास्ट पॉइंट कि एनाबॉलिज्म जो है उसमें एग्जांपल आप लिखोगे कि यार जैसे अच्छा इसमें हीट जो है वो रिलीज़ होगी या फिर इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। तो कोई चीज़ अगर हम बना रहे हैं तो उसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, हीट चाहिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हीट जो होगी ना वो एब्जॉर्ब होने वाली है, ठीक है। और फिर आप कह सकते हो कि यार जो एनाबॉलिज्म होता है उसमें क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल्स होंगे जैसे प्रोटीन्स का बनना, ठीक है, अमाइनो एसिड जो हैं वो मिलके प्रोटीन्स बनाएंगे तो इसमें चीज़ें जुड़ रही हैं। तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जैसे कि अमाइनो एसिड जो हैं वो मिलके बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बना रहे हैं। या एक और एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस है ना, वेरी कॉमन एग्जाम्पल जिसको आप जानते हो कि CO2 और वाटर दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो कोई दो चीज़ें मिलके कोई तीसरी चीज़ बना रही है तो इट इज़ कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। वहीं दूसरी जो होती है वो है कैटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें कोई चीज़ जो कि कोई एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा इनटू सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, इनटू सिंपल सब्सटेंस के अंदर। तो कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ सिंपल में टूट रही है तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होने वाला है, तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे हीट निकलेगी या फिर हीट एब्जॉर्ब होगी। तो भाई कोई चीज़ टूट के, जैसे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है तो उससे क्या होता है, सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो टूट के आपको एनर्जी देता है, तो यहाँ पे हीट रिलीज होगी, यहाँ पे हीट रिलीज होने वाली है। और फिर हम उसके एग्जांपल्स मेंशन करेंगे तो आप कहोगे कि रेस्पिरेशन इज़ द बेस्ट एग्जांपल, रेस्पिरेशन इज़ द बेस्ट एग्जांपल। या आप कहोगे ऐसे ग्लूकोज जो है वो टूट रहा है, ठीक है। या आप कह सकते हो कि प्रोटीन्स टूट रहे हैं अमाइनो एसिड्स में, ठीक है, प्रोटीन्स का टूटना अमाइनो एसिड्स के अंदर। तो ये अगेन क्या है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन हो जाती है। आई होप नाउ ये आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज़ क्लियर टू यू, ओके। तो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म हमने समझ लिया और हमने बात कर लिया कि यार मेटाबॉलिज्म होती क्या है, रिएक्शन क्या होती है। तो अब मुझे बताओ कि क्या सभी लिविंग थिंग जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करते हैं? तो हाँ यार, आप चाहे बात करो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसकी बॉडी में भी रिएक्शंस चल रही हैं, अमीबा, वो भी खाने को इंजेस्ट करता है, फिर डाइजेस्ट करता है, फिर एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेट और फिर इजेशन, तो उसमें भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं। तो सभी लिविंग थिंग जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करते हैं। एक बात बताओ मुझे, अब सोचो, है ना, लेट्स यूज़ द ब्रेन एंड थिंक समथिंग इंटरेस्टिंग, दैट इज़ कि अगर रिएक्शंस ही करानी है सर तो एक काम करो, लैब में जाओ, लैब में टेस्ट ट्यूब है, उसमें रिएक्शन चलती रहती है। लैब में कितनी सारी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कितनी सारी रिएक्शन करवाते हैं हम। तो क्या इसका मतलब क्या वो टेस्ट ट्यूब लिविंग हो जाएगी क्योंकि उसमें रिएक्शन हो रही है? नहीं। जो टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन देखते हो ना जनरली, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब जो होती है ना, टेस्ट ट्यूब की जो रिएक्शन है वो एक लिविंग थिंग है, बट दैट्स अ लिविंग रिएक्शन बट नॉट अ लिविंग थिंग, दैट्स अ लिविंग रिएक्शन बट नॉट अ लिविंग थिंग। इस बात को ध्यान रखना। क्या मतलब है इसका कि यार टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शंस आप करवा रहे हो, ठीक है, उसमें एंजाइम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें सेम वो प्रोसेस हो रहा है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है, लेकिन क्या वो खुद से होगा या करवाना पड़ेगा? हाँ, उसे करवाना पड़ेगा, खुद से नहीं होने वाला। क्या हमारी बॉडी में जब आप खाना खाते हो तो क्या पेट को आप बोलते हो कि भाई अब इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर, या खुद डाइजेस्ट करता है? खुद करता है, ये अपने आप से होती है, लेकिन यहाँ पे हमें करवानी पड़ेगी। तो वो एक लिविंग रिएक्शन ज़रूर है क्योंकि वो सेम हमारी बॉडी की तरह ही हो रही है, लेकिन
वो एक लिविंग थिंग नहीं है, क्योंकि वो अपने आप से नहीं हो पा रही, ठीक है। सो नॉट बाय इटसेल्फ, खुद से नहीं हो रही, इसलिए आप कहोगे कि इट इज़ अ लिविंग रिएक्शन बट नॉट अ लिविंग थिंग। आई होप ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए, तो वी हैव डन दिस सेकंड पार्ट ऑल्सो, दैट इज मेटाबॉलिज्म। आते हैं तीसरे वाले पार्ट पे। अच्छा, मुझे बताओ मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो आप देखोगे कि यार ये सिर्फ लिविंग ही शो कर रहे हैं, कोई भी नॉन लिविंग ऐसा नहीं है जो इसे शो कर रहा हो, ठीक है, और सारे लिविंग शो कर रहे हैं, तो आप कहोगे इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है दैट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर, ओके। चलिए आते हैं तीसरे वाले पार्ट पे। हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, हमने ग्रोथ पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं आपके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बहुत सिंपल सी बात है कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आप कहोगे कि सर सभी लिविंग के पास सेल तो होती है ना यार, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट, है ना, कि अगर आपकी बॉडी की शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो शुरुआत हो रही है एक सेल से। हालांकि सेल के अंदर भी एटम्स होंगे, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कुछ होगा, लेकिन क्या वो खुद से सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन सर्वाइव बाय इट्स ऑन, जो खुद से ज़िंदा रह सकता है। अदरवाइज आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को साथ छोड़ दो तो वो एक लिविंग नहीं होगा, वो बस एलिमेंट्स आपस में पड़े हुए होंगे। लेकिन जो खुद से काम कर सकता है, जो खुद से एक स्ट्रक्चर बना सकता है, वो कौन है? वो है एक सेल। तो आप कहोगे सेल क्या है? सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट। सेल एक स्ट्रक्चरल भी है और फंडामेंटल यूनिट भी है। जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, ठीक है। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, और वहीं दूसरा ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी है, ठीक है। मैं स्ट्रक्चरल क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज आप जानते हो कि यार इस सेल से मिलकर ही क्या बनता है। अगर आप सेल की बात करोगे तो यार एक सेल है ना, एक सेल है, सेल से क्या बनेगा आगे जाके? एक आप कह सकते हो टिश्यू बनेगा, है ना। सेल कंबाइन टू फॉर्म, जो कि सेम कॉमन ओरिजिन में होता है, वी कॉल इट एज अ टिश्यू। मतलब सेल्स का जो ग्रुप होगा ना, अगर वो सेम ओरिजिन है और वो सिमिलर फंक्शन कर रहा है तो उसे आप टिश्यू कह दोगे, ठीक है। बहुत सारी सेल्स, टिश्यू से क्या बनेगा आगे जाके? एक ऑर्गन बन जाएगा। एक ऑर्गन से आगे क्या बनेगा? एक ऑर्गन सिस्टम। एक ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनके तैयार हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक सेल है, 2-3 सेल आपस में आई, क्या बना दिया? टिश्यू बना दिया। जैसे कोई कनेक्टिव टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू, उससे क्या हुआ? ऑर्गन बन गया, ठीक है। जैसे अगर मान लो कार्डियक टिश्यू आया, तो कार्डियक टिश्यू ने क्या कर दिया? आगे जाके आपका हार्ट बना दिया, ठीक है। अब हार्ट मिल चुका है, अब हार्ट के साथ मान लो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और कुछ ऐसे और भी पार्ट्स जो है आपस में जुड़ गए, तो पूरा क्या बन गया? सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया। तो ऑर्गन का सिस्टम बन गया और फाइनली जाके उससे एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मिला के बनाते हैं क्या? एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। फाइन। तो दिस इज़ व्हाट वी डिफाइन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब मुझे बताओ कि ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर सेल का होना एक डिफाइनिंग फीचर है या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो आप कहोगे इट इज़ ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों? बिकॉज क्या कोई ऐसी चीज़ है जो नॉन लिविंग है लेकिन उसके पास सेल है? सोच लो, नहीं मिलेगी, ठीक है। क्या ऐसी कोई चीज़ है जो लिविंग है मगर सेल नहीं है? अरे एक छोटा सा सिंगल सेल का जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास भी सेल होती है। तो आप यहाँ पे ये भी ऐड कर लो बात कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म organisms have cell, even unicellular organisms also, ठीक है, with no exception, ठीक है। तो आप बता दो मुझे फटाफट से कि एक डिफाइनिंग फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो आप कहोगे कि इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ, जो ग्रोथ क्या है,
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, तो वी आर डन विद दिस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे जो कि है आपका रिप्रोडक्शन। क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार देख लें। ये देखो, हमने ग्रोथ की बात कर ली। ग्रोथ क्या था? ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है क्या? नहीं, बिकॉज माउंटेन्स पे भी ग्रोथ होती है, तो ये हमने देख लिया था, है ना। मेटाबॉलिज्म जो है, क्या ये एक डिफाइनिंग फीचर है? हाँ जी, सभी ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट हमने बात कर ली आपके पास इसके बारे में, मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ हो गया। अब हम बात कर रहे हैं आपके रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन आपका नेक्स्ट आ चुका है। इसमें देखो, वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, वन ऑफ योर फेवरेट टॉपिक। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन आप जानते हैं सिंपली नए ऑफ स्प्रिंग्स को बनाना, है ना। एक पेरेंट है, उनके 2 बच्चे हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, तो क्या है वो एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑफ स्प्रिंग्स इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट, रिप्रोडक्शन जो होता है कि मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो क्या वो जिंदा नहीं है? हमारे सलमान खान शादी नहीं करी यार, बताओ, है ना। तो वो क्या है? वो क्या जिंदा नहीं है? ऑब्वियसली जिंदा है वो, है ना। तो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट असेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल टू सर्वाइव, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। जैसे मान लो एलिफेंट्स हैं, अगर एलिफेंट्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे तो उनकी स्पीशीज़ खत्म हो जाएगी। तो जो आप कह सकते हो कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पीशीज़ की कॉन्टिन्यूटी के लिए ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीशीज़ की कॉन्टिन्यूटी के लिए ज़रूरी है, मगर एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि हर इंडिविजुअल जो रिप्रोडक्शन कर रहा है वही लिविंग है, बाकी लिविंग नहीं है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और तीसरा, इट डज़ नॉट अकर इन नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, लेकिन स्टिल एक बात यहाँ पे जो नोट करने वाली है, दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट म्यूल को छोड़ के। दूसरा, एक्सेप्ट स्टेराइल कपल्स। और तीसरा, दैट इज यू कैन से, एक आपका जो हनी भी होती है ना, एक तो क्वीन होती है, तो क्वीन रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती है। ड्रोन्स जो मेल वर्कर्स होते हैं वो भी रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, लेकिन जो वर्कर बीज हैं, फीमेल वर्कर बीज, तो जो फीमेल वर्कर बीज होती है ना, वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेती है, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो ये तीनों रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो क्या ये नॉन लिविंग नहीं है? मतलब क्या ये लिविंग थिंग नहीं है? लिविंग तो है। तो यहाँ पे फिर एक्सेप्शन आ गया, और अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो मतलब ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर? डिफाइनिंग तो नहीं हो सकता सर, क्योंकि एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए, तब डिफाइनिंग बनते हैं। यहाँ एक्सेप्शन आ चुका है ना, तो इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। तो आप मेंशन कर सकते हैं कि इट इज़, परेशान हो गया हूँ मैं इससे, इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये बात आपको समझ में आ चुकी है ना। अब हम रिप्रोडक्शन पे कुछ 2-3 बातें और भी कर सकते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन जो होता है ये किस तरह का होता है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, दैट इज़ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे एक नई स्लाइड ओपन कर रहा हूँ। ये स्लाइड नोट्स में नहीं आ पाएगी, तो आप पॉज करके वीडियो को, इसमें जो लिखा होगा वो लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं या डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, देखो क्या डिफरेंस है इनके अंदर, जानते हैं। सबसे पहला, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। जनरली लोअर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो शो करते हैं क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हालांकि हायर एनिमल्स भी हैं, लोअर एनिमल्स जैसे स्पॉन्जेस हो गए, पॉडीफेरा, सिलेंट्रेटा, इनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, बट जनरली ये करते हैं। और इसमें क्या आएगा? इसमें आपके आएंगे हायर एनिमल्स, हायर एनिमल्स जनरली।
ठीक है, लेकिन लोअर भी करते हैं। आपको पता है कि जो अमीबा जो लाइक यू नो वी हैव सम प्लांट्स एल्गी, वो भी क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, फंगस कर सकता है, ठीक है। तो इट्स कैजुअल, ये मतलब वही है, कंडीशनल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे, जो एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए होता है, तो इट इज़ यूनिपेरेंटल, कि एक पेरेंट है, पेरेंट से दो ऑफस्प्रिंग्स बन गए टूट के, तो ये क्या है, दिस इज एसेक्सुअल, ठीक है। ऐसा कहाँ होता है, एसेक्सुअल में होता है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ इसके बारे में, तो यहाँ पे आप कहोगे कि इट इज़ अ बाय पेरेंटल प्रोसेस, इसमें मम्मा पापा है ना, दो पेरेंट्स चाहिए, मेल और फीमेल चाहिए होगा, तब सेक्सुअल होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो एसेक्सुअल है इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं चाहिए होते हैं, नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन इसके अंदर प्रोमिनेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चाहिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट, इसके अंदर गैमीट्स बन भी सकते हैं या गैमीट्स नहीं भी बन सकते, तो आप कहोगे गैमीट्स मे और मे नॉट बी फॉर्म, ठीक है, लेकिन इसके ना गैमीट्स बनेंगे ही बनेंगे, गैमीट्स विल बी फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसमें आओ, अगर गैमीट्स बन चुके हैं, मतलब जो जर्म सेल्स होती है ना, जैसे मेल्स में स्पर्म, फीमेल में ओवम, तो जो गैमीट्स बन गए हैं, क्या इनमें जो गैमीट्स बने हैं, तो क्या इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, नो, फर्टिलाइजेशन एसेक्सुअल में कभी नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नेवर अकर, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन विल अकर, इसमें फर्टिलाइजेशन होता ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये सिंपल होता है और फास्ट होता है, फटाफट से, इसलिए आप जानते हो कि जैसे मच्छर है, या मच्छर छोड़ो, आपको पता है कि जो अमीबा है ना, वो 1 से 2, 2 से 4, या बैक्टीरिया है 1 से 2, 2 से 4, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, तो इट्स अ सिंपल प्रोसेस एंड इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। वहीं आप जानते हो ह्यूमंस में आपको पता है कि 9 मंथ का पीरियड होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने का समय लगता है एक बेबी को बनाने में, और इसमें बहुत सारी एनर्जी भी लगती है, तो आप कहोगे ये कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। 7 पॉइंट की मैं आपसे बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर वेरिएशंस नहीं आती है, नो स्कोप ऑफ वेरिएशन, हाँ स्मॉल म्यूटेशंस आ सकती हैं मगर वेरिएशंस नहीं होंगी, और लेकिन सेक्सुअल में वेरिएशंस आती हैं। इवन यू नो कुछ साइंटिस्ट तो ऐसा मानते हैं कि यार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, मेन सेक्सुअल ही है जो होता है, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो वेरिएशंस इसमें आती हैं और उसी वेरिएशन से क्या होता है, एवोल्यूशन भी होता है ना, वेरिएशंस एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, ठीक है। 8th पॉइंट आप कह सकते हो कि इसके अंदर कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन, ऐसे प्रोसेस आते हैं किसमें, एसेक्सुअल में। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ प्रोसेस आते हैं जैसे कि यू कैन से यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे आपके मियोसिस, सिनगैमी, ठीक है, या फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, लैक्टेशन हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, ये सब कुछ बनने वाला है, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो ये डिफरेंस होता है कि इसमें आपके एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ और डिफरेंसेस भी हैं, मगर एज ऑफ नाउ ये काफ़ी है। बाकी हम 12th का जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, वहाँ हम इसके बारे में और डिटेल में जानने वाले हैं। अभी को आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, बिकॉज ये शायद स्क्रीन वापस रहेगी नहीं, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप हो गया होगा। वापस आते हैं पीछे, अगर हम आए तो देखो हमने जो प्रोसेस के नाम पढ़े थे ना, जैसे एसेक्सुअल में प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ये सब कुछ, तो आइए एक बार उसको देखते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आफ्टर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो कैसे कैसा होगा, तो आप कहोगे यहाँ पे आपका आ जाएगा
यहाँ पे एग्जाम्पल्स आएंगे। पहला आएगा फिजन। फिजन में आप ध्यान रखना, यहाँ पे फिजन में एग्जाम्पल्स आ जाते हैं अमीबा, ठीक है, अमीबा हो जाएगा, और इसके अलावा पैरामीशियम, ठीक है। तो अमीबा, पैरामीशियम, इस सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, आपके फिजन के, जो एक सेल से 2 सेल में टूट जाएगा, जैसे वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा दैट इज बडिंग। तो बडिंग किस में देखने को मिलता है, तो बडिंग जो है ये आपको देखने को मिलेगा ईस्ट के अंदर, ठीक है, ईस्ट के अंदर आपको बडिंग देखने को मिल जाएगा। तीसरा अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इसमें आप देखोगे फ्रेगमेंटेशन में आप देखोगे कि यार एक मान लो कोई आपके पास एल्गी है, तो वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी, एंड देन फाइनली क्या होगा, जैसे मान लो ये कोई एल्गी थी, ये क्या हुआ, ये ऐसे अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट गई, और फिर इनसे एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो इट इज़ फ्रेगमेंटेशन, इट अकर इन स्पायरोगायरा या एल्गी आप कह सकते हो, स्पायरोगायरा या फिर प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस, इनमें भी आपको देखने को मिलेगा क्या, फ्रेगमेंटेशन। इसके अलावा और क्या हो सकता है, रीजनरेशन हो सकता है। रीजनरेशन में क्या होता है कि एक ऐसा पार्ट जो टूट चुका है ना, ब्रोकन पार्ट डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो कटा हुआ पार्ट है वो एक नए पार्ट में डेवलप हो जाएगा, उसे आप कहते हो रीजनरेशन। ये होता है प्लेनेरिया के अंदर। अभी को आप सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखो, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर। तो प्लेनेरिया, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ठीक है। और एक और मेंशन कर लो, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। तो ये जो होता है ये आपको देखने को मिल जाएगा फंगस के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप याद कर सकते हो, एंड हियर वी कंप्लीट दिस रिप्रोडक्शन पार्ट ऑल्सो। अगर ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि एक्सेप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं हमें, इसीलिए, ठीक है। तो हमने आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो एक यहाँ पे और ऐड कर सकते हो आप 7th वाला, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक कॉन्शियसनेस को काट दो, सॉरी, कट दिस कॉन्शियसनेस, यहाँ पे आएगा आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने ग्रोथ पढ़ लिया, मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। लास्ट पढ़ लेते हैं जो कि है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्टिमुलस, कि कोई स्टिमुलस अगर आ रहा है, कोई रिएक्शन आ रहा है, तो उस पर क्या लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये कुछ चार्ट है, आप इसे बाद में एक बार रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट आते हैं कॉन्शियसनेस पे। कॉन्शियसनेस क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुलस या रिस्पॉन्ड अगेंस्ट स्टिमुलस। ठीक है, किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना, जैसे मान लो कोई गरम गरम तवा है, उसको छिया, उसको अगर आपने छिया क्या होता है, उसको छुआ तो एकदम से आपका हाथ पीछे आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपने वो एक स्टिमुलस था, उस पर आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, ठीक है। अब जैसे मान लो होता है ना कि क्लास में टीचर मज़े लेते हैं, ऐसे चाटा मारने की एक्टिंग करते हैं और बच्चा डर जाता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक तरह का स्टिमुलस है। मान लो ट्रक आ रहा है, तुम एकदम से पीछे हो गए, वो भी क्या एक तरह का स्टिमुलस है। मम्मी चाटा मार रही है, तुम ऐसे रख लोगे, तो वो भी एक स्टिमुलस। ये सब क्या स्टिमुलस होते हैं। तो इनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड शो कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सवाल है, ठीक है। तो भाई हाँ, जवाब है इसका हाँ, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस, इसी को कॉन्शियसनेस भी आप कहते हो, ठीक है। और सभी लिविंग थिंग शो करते हैं, कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो शो ना करता हो। आप कहोगे सर प्लांट को कितना ही मार लो, कुछ नहीं कहेंगे वो, लेकिन प्लांट्स भी शो करते हैं, रिस्पॉन्ड शो करते हैं। जैसे कि प्लांट्स की भी ग्रोथ होती है ना। प्लांट्स भी सूरजमुखी, सनफ्लावर, वो सनलाइट की प्रेजेंस में मूव करता है ना। तो प्लांट्स भी रिस्पॉन्स शो करते हैं। फोटोपीरियोडिज्म आप पढ़ोगे आगे जाके, है ना। और हाइड्रोट्रोपिज्म, ये सब आप पढ़ोगे। तो
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज कॉन्शियसनेस विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन। अब अगर एक्सेप्शन मतलब एक मन में सवाल आता है कि सर एक पर्सन जो कोमा के अंदर है वो बंदा जो है वो उसका क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो मैं आपको पहले कंडीशन बता दूं कि यार जो पर्सन कोमा के अंदर होता है ना, उसके बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, उसके बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, लेकिन किसी सिस्टम के ऊपर कि आपने उसे किसी की हेल्प दे रखे तब वो काम कर पा रहे हैं। तो आप कहोगे कि पर्सन इन कोमा इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ना तो वो लिविंग है ना वो नॉन लिविंग है। लिविंग क्यों लिविंग है? बिकॉज उसके बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वो खाना खा रहा है, वो चीज़ों को इनटेक कर रहा है। नॉन लिविंग क्यों नहीं है वो? क्योंकि उसका ब्रेन डेड है ना। मतलब जो एक पर्सन जो कोमा में होता है उसका ब्रेन डेड होता है। ब्रेन क्या है? ब्रेन आप जानते हो कि इट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस जो ब्रेन है वो मोस्ट ऑब्वियस बट मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। मतलब देखो ब्रेन काम करता है, कितना ऑब्वियस है ना। मैं कुछ लिख पा रहा हूँ, मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, कितना ऑब्वियस है हमारे लिए। मैंने दरवाज़ा खोल दिया, कितना ऑब्वियस है मेरे लिए, है ना। लेकिन ये सब कहाँ से आ रहे हैं? सिग्नल्स। ये सिग्नल्स मेरे ब्रेन से आ रहे हैं। तो एक बहुत ही ऑब्वियस सा ऑर्गन है जिसको आप हर पल इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन कितना कॉम्प्लेक्स है ये। कॉम्प्लेक्स कैसे? कि देखो पहले आपने यहाँ पे आपको कुछ टच हुआ तो यहाँ से सिग्नल जाते हैं आपके ब्रेन के पास, ब्रेन उसे प्रोसेस करता है, एक दूसरे ब्रेन के पास भेजता है, फिर वो सिग्नल्स वापस आते हैं, फिर यहाँ पे आके फिर आप रिस्पॉन्ड करते हो। तो ये सब कुछ सेकेंड्स में हो जाता है। तो इट्स हाईली कॉम्प्लिकेटेड। जैसे आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, है ना, आपका हार्ट हो गया, आपके लंग्स हो गए, किडनी हो गई, सब एक साथ काम कर रहे हैं किसके इन्फ्लुएंस में? ब्रेन के इन्फ्लुएंस में। तो इट्स हाईली कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो वो पर्सन ब्रेन डेड है, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, इसीलिए आप उसे लिविंग भी नहीं कह सकते कि वो लिविंग है। नॉन लिविंग क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज उसके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। तो नाइदर ही इज़ लिविंग नाइदर ही इज़ नॉन लिविंग, वो एक अलग केस बन जाएगा और आप उसे डिफाइन नहीं कर पाओगे इन दैट केस, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस बिना किसी एक्सेप्शन के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो शो करते हैं। तो इट इज़ अगेन गोइंग टू बी अ डिफाइनिंग फीचर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक डिफाइनिंग फीचर। तो इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सारा पार्ट, सारा टॉपिक जो हमने पढ़ना था वो सब खत्म होता है। वी हैव डन दिस कॉन्शियसनेस ऑल्सो। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। इसके बाद आती है आपकी एनसीईआरटी को पढ़ाने के लिए मैं आपका लूँगा एक अलग से सेशन। तो वी हैव सीन ग्रोथ। क्या ग्रोथ आपका एक फीचर है? नहीं सर, ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म जो क्या एक डिफाइनिंग फीचर है? यस सर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? यस सर। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड? कॉन्शियसनेस? यस सर। रिप्रोडक्शन? नहीं सर, बिकॉज म्यूल एक्सेप्शन था, ठीक है। और एमर्जेंस क्या होता है कि आप चीज़ों को सीखते जाओ, वो होता है एमर्जेंस, बट वो नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। तो वी हैव डन द डिफाइनिंग फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर आपसे कोई पूछे कि देख ये चीज़ नॉन लिविंग है ना, तो क्या कारण है इसका? बिकॉज ये इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करती, इसीलिए नॉन लिविंग है। हम लिविंग क्यों है? बिकॉज हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एक बार एनसीईआरटी पे नज़र मार लेते हैं। ये आपकी इस चैप्टर से शुरू होने वाले से पहले वाला पेज है, ठीक है। जो ये चैप्टर जहाँ पे शुरू हो रहा है उससे एक पहले वाला पेज है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ और ये डेटा आपको भी याद करना है यार, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यहाँ सवाल बन चुके हैं पिछले साल कुछ, है ना। पहला सवाल यहाँ से बन चुका है कि ये जो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहा जाता है? 20th सेंचुरी का जो डार्विन है उनको अर्नेस्ट मेयर, ही इज़ द पर्सन अर्नेस्ट मेयर। ही इज़ कॉल्ड एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, वो आप इस वाले पैराग्राफ को पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। इन्होंने हमें इवोल्यूशन की दुनिया जो हमारी आज चल रही है, उस इवोल्यूशन की दुनिया में हमें स्पीशीज़ के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, ठीक है। और इसके अलावा आप ध्यान रखना कि बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनको एक और नाम से जाना जाता है जो कि है अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस। इस नाम को आप याद 2-3 बार लिख के स्टिकॉन्स पे याद कर सकते हो, ठीक है। और ही इज़ द सिंगल हैंडेड पर्सन, यहाँ से सवाल बन सकता है, ही इज़ द सिंगल
हैंडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटीज एट द सेंटर क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इज इन टूडेज। आज के टाइम पे जो हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ते हैं उसमें स्पीशीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये चैप्टर से हटके हैं लेकिन स्टिल क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो इस वाले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़े ना। बाकी जब मैं आपको एनसीईआरटी के सेशंस करवाऊंगा वहाँ पे आपको मैं हर एक बात रीड करवाऊंगा। तो आज आपका होमवर्क क्या बनता है कि जो भी कुछ हमने अभी तक पढ़ा है वो सारा कुछ आप एक बार एनसीईआरटी से रीड ज़रूर मारेंगे। ये कुछ 3-4 पेजेस हैं, तो अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के बैठो या फिर इसमें से पढ़ लो, तो ये आपको पेजेस एक बार रीड मार लेने हैं। ठीक है, फिर इसकी इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको अलग सेशन में करवा दूँगा। आइए कुछ PYQs लगा लेते हैं, जो भी हमने सीखा है आज उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल कह रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट्स विद सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म या एटॉमिक या माइक्रोस्कोपिक। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक सेल से ही पूरी बायोलॉजिकल स्पीशीज जो है वो स्टार्ट होती है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इससे स्टार्ट होता है। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा वाला डिफाइनिंग फीचर है? ग्रोथ, एबिलिटी टू मेक साउंड, रिप्रोड्यूस या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो आप जानते हो ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर तो नहीं है ना, बिकॉज आप जानते हैं कि माउंटेन्स में भी ग्रोथ होती है। एबिलिटी टू मेक साउंड, साउंड तो यार हमारा फ़ोन भी बना लेता है, रेडियो भी बजा लेता है, तो ये भी नहीं होगा। रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं म्यूल आ जाएगा, तो इसलिए ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लेकिन हाँ, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस या फिर कॉन्शियसनेस इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है स्टेटमेंट नथिंग लिक्स फॉर एवर लाइफ येट कॉन्टिन्यूस। कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती है मगर जीवन जो लाइफ है वो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, कहते हैं आत्मा एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में जाती है, ये भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि मृत्यु जो है वो अंत नहीं है। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन, ये बात कौन से टर्म के बारे में कही जा रही है? तो इट इज़ ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन की फॉर्म में लाइफ हमेशा आगे चलती रहती है, लाइफ रुकती नहीं है। ओके, अगला सवाल दैट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सेम। किसमें आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों को सेम सिनोनियम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हो? तो वह है आपके एक बैक्टीरिया, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, एस्चर्चिया कोलाई, उसमें आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों को सेम वर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या है? यहाँ दिए गए हैं आपको ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इरिटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मेटाबॉलिज्म और एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। तो कौन कौन से यूनिक फीचर्स हैं? अब देखो यूनिक फीचर्स के बारे में आपको दिखा दूं, एनसीईआरटी ने कुछ कहा था, तो हम थोड़ी बहुत एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तभी हमें इन सवालों के जवाब पता होंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, देखो यहाँ कहीं लिखा होगा दैट इज़ यूनिक फीचर्स, इससे पहले शायद पेज में होगा, वहाँ देख लेते हैं। हाँ देखो ये रहा, देखो ये ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस। तो ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और तीसरा एबिलिटी टू सेंस मतलब कि कॉन्शियसनेस। ये तीन क्या है? ये तीन जो है ये यूनिक फीचर्स हैं, दीज आर द यूनिक फीचर्स। और इसके अलावा अगर आप बात करोगे इसमें कुछ और फीचर्स आप ऐड कर सकते हो, तो वो अलग अलग हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन और है ना, एबिलिटी, मेटाबॉलिज्म, मगर तीन यूनिक फीचर्स कौन कौन से हैं? रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और कॉन्शियसनेस। सवाल पे वापस आते हैं, है ना, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस का है, ये रहा कॉन्शियसनेस। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या है? ये तीनों जो हैं ये आपके हैं यूनिक फीचर्स। तो नाम तो हमने सारे पढ़े थे, लेकिन इनमें से यूनिक फीचर्स कौन है वो हमें एनसीईआरटी ने बता दिया। ठीक है, अगला सवाल, तो एक अच्छा सवाल था पहले वाला। नेक्स्ट करेक्ट ट्विन्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? तो आप जानते हैं मास का नंबर और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 2-3 सवाल है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और या कर लेते हैं, काम करते हैं। कह रहा है विच वन इज एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। इनमें से कौन सी वाली एक लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है? तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो। विट्रो मतलब होता है आपका टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, क्या वो एक लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक है? इंक्रीज इन द मास ऑफ फ्रॉम इनसाइड बॉडी, के अंदर से अगर मास इंक्रीज हो रहा है, क्या वो है? या परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। और लास्ट करा है इंक्रीज इन द मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस एज वेल एज इंटरनली। सरफेस के ऊपर चीज़ों का एक्यूमुलेशन होना वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा लिविंग का, है ना, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। तो भाई सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर दैट इज सी। फर्स्ट वाला क्यों नहीं है? बिकॉज ये कह रहा है कि जो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्या वो एक लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक होता है? नहीं।
दूसरा वो कह रहा है कि मास का इंक्रीज़ होना, तो यार आप जानते हैं मास का इंक्रीज़ होना, ग्रोथ तो यार नॉन लिविंग्स में भी होती है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा वो कह रहा है कि परसेप्शन ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब आसपास की चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना, वो कॉन्शियसनेस सिर्फ हमारे अंदर होती है, लिविंग के अंदर होती है। और लास्ट कह रहा है कि यार बाहर से चीज़ों का एक्यूमुलेट हो जाना, वो भी आप जानते हैं नॉन लिविंग में होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स का, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्लांट्स में क्या है, एनिमल्स में क्या है और टिश्यू में क्या है। तो प्लांट्स में आप जानते हैं ग्रोथ बाय सेल डिवीजन कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ। हाँ, तो प्लांट्स में मैंने आपको एक वर्ड बताया था, दैट इज इनडेफिनिट। तो ग्रोथ कैसी होती है कि जो पूरे लाइफ स्पैन में हमेशा होती रहेगी, वो कौन है, प्लांट्स हैं। एनिमल्स में ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। हाँ भाई, ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, तो एक लिमिट तक ही ग्रोथ होगी। और लास्ट है सर्टेन टिश्यूज़, कुछ टिश्यूज़ हैं तो जो सेल डिवाइड करके अपने आप को वापस से लॉस्ट पार्ट को, इसे कहते हैं रीजनरेशन, वी कॉल इट रीजनरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा आपका पी, सेकंड वाले का हो जाएगा आर, थर्ड का हो जाएगा क्यू, दैट मीन्स बी ऑप्शन, ओके। अगला सवाल कह रहा है मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। बिल्कुल सही है, मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है, जो टेस्ट ट्यूब में आप करवाते हो, वो लिविंग थिंग नहीं है, मगर हाँ एक लिविंग रिएक्शन है। बिल्कुल सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड रॉन्ग नहीं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है रिप्रोडक्शन इज सीजनल ब्रीडर्स, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर अफेक्टेड बाय। तो जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ये आप जब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तब आपको ये हम आगे पढ़ेंगे, मगर जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनमें दोनों बातें डिपेंड करती है कि वहाँ आसपास का टेम्परेचर कैसा है और वहाँ का फोटो पीरियडिक इफेक्ट कैसा है, वो दोनों ही मैटर करती हैं फॉर रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस, है ना, सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। हमने एनसीईआरटी को भी थोड़ा बहुत एक बार नज़र मार ली, ये आपका होमवर्क है कि आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, और बाकी सारा कंटेंट हम पढ़ चुके हैं हमारे इस टॉपिक के अंदर। तो शेयर आई एंड दिस फर्स्ट पार्ट, जहाँ हमने एनसीईआरटी रीडिंग करी, हमने क्वेश्चंस लगाए, हमने कंटेंट सारी थ्योरी पढ़ ली, और लास्ट आपको इस सेशन के नीचे एक डीपीपी मिलेगी, जिस डीपीपी के अंदर 15 से 20 क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को सेशन के जस्ट बाद ही लगा लेना, तो जो भी हमने पढ़ा है वो सारा आपका रिवाइज हो जाएगा और फिर कोई भी पार्ट आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो शेयर वी एंड दिस सेशन, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक इट हिट द लाइक बटन, और हम मिलेंगे हमारी आने वाली ऐसी कुछ मुलाकातों के अंदर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work.